Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 1, the story of Indian farming. ये आपका थीम ए जो सेकेंड पार्ट आई है आपकी क्लास 7th में एनसीईआरटी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका थीम ए हम देख रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल. उसका चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक सॉइल द फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन. कुछ भी प्लांट लगाना है तो सबसे पहले शुरुआत हमें मिट्टी तैयार करने से करनी पड़ती है, राइट? सो सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द थिन अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट सपोर्ट्स प्लांट्स लाइफ. अब क्रस्ट क्या है? अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. अर्थ अंदर आप डिग करते जाएंगे तो ऐसे 3 लेयर्स हैं अर्थ की. सबसे ऊपर जो सबसे पतली लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. ठीक है, क्रस्ट की भी सबसे ऊपर की जो थिन लेयर है उसे हम मिट्टी कहते हैं, जो बहुत हल्की होती है. इट इज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. तो मिट्टी बनती कैसे है? इसे बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगते हैं मिट्टी को बनने के लिए. बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं. उससे भी बारीक जब टूटते हैं जिनको मिलियन ईयर्स लगते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, मान लो कि मिट्टी, मान लो कि लीव्स हैं, प्लांट है जो खराब हो गए हैं, या एनिमल्स हैं जिनकी डेड बॉडीज हैं, तो वो धीरे धीरे डिके होते हैं. डिके होना मतलब खराब होना, सड़ना. ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? मिट्टी बनाती है. इसके लिए बहुत साल लगता है. ऐसा नहीं मिट्टी तुरंत तुरंत नहीं बनती है. इट्स द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स फॉर फार्मर्स एज इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, और वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. अब ये इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी चाहिए, या क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए, वहां हमें सपोर्ट जो है प्लांट्स को सॉइल से ही मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है. दिस सेक्शन एग्जामिन्स द वेरियस सॉइल्स फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड देयर एसोसिएशंस विद स्पेसिफिक क्रॉप. अब हम इस वाले पार्ट में, इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप की सॉइल मिलती है और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाई जा सकती है. ओके, नाउ अब यहाँ पे सॉइल का प्रोफाइल दिया हुआ है कि सॉइल बनती कैसे है. हाउ इज सॉइल फॉर्म? तो सबसे पहले लिखा है बेडरॉक बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट. बेडरॉक क्या होता है? जहां पर जैसे कोई, अभी आप मिट्टी ऊपर देख पा रहे हैं, वो मिट्टी कैसे बनी? तो एक कोई मजबूत ऐसा एक बेडरॉक होगा. बेडरॉक मतलब नीचे जमीन के सतह में, अभी वो ऊपर दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, एक रॉक जैसा बड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको, समझ लीजिए. उसके बाद वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, टूटना शुरू होगा, ऐसे क्रैक्स बनने लग जाएंगे उसमें, किन्हीं कारणों से. ठीक है, अब क्रैक्स के कारण क्या होगा? जो लूज हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल. ठीक, अब ये जो क्रैक्स हैं और धीरे धीरे डेवलप होंगे. उसके बाद यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स फैसिलिटेट डिसइंटीग्रेशन. अभी जो टूट रहा है ना, तब जैसे प्लांट वगैरह है, इस क्रैक में कोई पेड़ उग गया तो इसकी वजह से ये क्रैक और बड़ा हो जाएगा, है ना. तो मिट्टी को टूटने में ये चीजें हेल्प करती हैं, डिसइंटीग्रेट करने में. देन लेयर्स फॉर्म, इस तरीके से लेयर्स बनने लगती है. जैसे पहले बेडरॉक आया, फिर ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो पेरेंट मटेरियल बना. पेरेंट मटेरियल से ये और ज्यादा डिसइंटीग्रेट हुआ ह्यूमस वगैरह के कारण, तो ऊपर की टॉप सॉइल बनी. ठीक है, सो मिनरल फ्रैगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. नाउ डेवलप्ड सॉइल सपोर्ट्स थिन वेजिटेशन. अब धीरे धीरे देखो और बारीक कण में टूट रहे हैं ना, तो इस तरीके से सॉइल का प्रोफाइल बनता है. नीचे बहुत ठोस, फिर थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन, और ऊपर बिल्कुल ही एक थिन लेयर हमें देखने को मिलती है. अब ये ह्यूमस लिखा है. ह्यूमस क्या होता है? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है. ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मैटर. पेड़ के पत्ते जो सूख के गिर गए, या कोई पेड़ सूख गया है, वो मिट्टी में मिल जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, खराब होता है. जैसे गाय का गोबर है, या कोई भी एनिमल है, उससे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सब सड़कर क्या बनता है? मिट्टी ही बनती है. इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारी चीजें ह्यूमस क्रिएट करती हैं, जो न्यूट्रिएंट में रिच होता है. हम कहते हैं ना, गार्डन में खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें गाय का अगर गोबर है तो गोबर भी अगर हम डाल देते हैं वो भी खाद का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है और वो मॉइस्चर रिटेन करते हैं इन द सॉइल. ह्यूमस इज द लैटिन वर्ड फॉर अर्थ और सॉइल. ये एक लैटिन वर्ड है ह्यूमस, जिसका मतलब होता है अर्थ या फिर सॉइल. नाउ बेडरॉक क्या होता है? नीचे की जो हमने लेयर पढ़ी बेडरॉक, ये क्या होता है? सो बेडरॉक रेफर्स टू द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच न्यू रॉक्स एंड सॉइल्स आर डिराइव्ड थ्रू वेदरिंग, एरोशन एंड अदर प्रोसेसेस. सो सबसे पहले जो ओरिजिनल रॉक थी ये नीचे, उसे हम कहते हैं बेडरॉक. अब ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है ताकि सॉइल बन जाए. ठीक है, अब किस तरीके से टूटता है? तो उसका कारण एक वेदरिंग है, एरोशन है. एरोशन मतलब जैसे हवा वगैरह इसकी ऊपरी सतह को बार बार इस तरीके से रगड़ के कारण
जो ऊपरी सतह है वो डिसइंटीग्रेट होती है, या फिर वेदरिंग मतलब टूटना, ठीक है। देन अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अ प्रोसेस दैट रेंजेस फ्रॉम अ सेंचुरी टू सेवरल मिलेनिया। ये जो हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कि मिट्टी बनती कैसे है, पहले बेड रॉक होता है, फिर वो टूटकर पेरेंट मटेरियल बनता है, डिसइंटीग्रेट होके पेरेंट मटेरियल बनता है, पेरेंट मटेरियल से यहाँ पे टॉप सॉइल क्रिएट होती है जिसमें ह्यूमस वगैरह होता है, राइट। तो ये एक प्रोसीजर था जो सदियों से चला आ रहा है। देन नेक्स्ट इज सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स आती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो इंडिया हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स। इंडिया में बहुत सारी तरीके के सॉइल के टाइप्स हैं जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। प्राचीन जो टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट सच एज अमरकोश डिस्क्राइब 12 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की कितनी उपजाऊ या उर्वरा शक्ति है, मतलब कितनी उसमें उपज हो सकती है, उस हिसाब से जैसे अमरकोश टेक्स्ट है एंशिएंट टेक्स्ट, उसमें डिस्क्राइब किया गया है 12 तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड को। टुडे वी क्लासिफाई द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 6 मेजर टाइप। ये एंशिएंट टेक्स्ट है, इसमें 12 तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड क्लासिफाई किए गए, लेकिन आज हम इंडिया की जो सॉइल्स हैं उसको 6 बड़े टाइप्स में हम बांटते हैं। जैसे पहला है अलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन और अल्पाइन सॉइल। माउंटेन को हम अल्पाइन भी बोलते हैं, ओके। ये 6 आपको नाम याद होने चाहिए, अलुवियल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन और अल्पाइन सॉइल। सॉइल क्रॉप लिंकेजेस। अब सॉइल कौन सी मिट्टी में कौन से क्रॉप उगते हैं ये एक लिंक होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। इन एडिशन टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, आप बताइए पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कितने एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया के, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो इन एडिशन टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन दैट वी ब्रीफली सॉ अबव, क्रॉप्स आर ऑल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ सॉइल वेयर दे ग्रो। तो जितने टाइप्स के हमने एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़े थे, कैसा क्लाइमेट कहां पर होता है, वो तो एक फैक्टर है ही कि सॉइल वहां पर कैसी क्रॉप ग्रो होगी, लेकिन सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी क्रॉप वहां पर किसी भी जगह पर ग्रो होगी। नाउ यहाँ लेट्स एक्सप्लोर। जैसे ट्राई टू नेम एटलीस्ट 2 स्टेट्स इन ईच ऑफ द जोन मेंशन अबव। जो 15 क्लाइमेटिक जोन हमने पढ़े थे उसमें से कोई 2 स्टेट्स के आपको नाम बताने हैं। विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप जहां पर रहते हैं वहां पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। सॉइल्स टेल्स अस स्टोरीज अबाउट द प्लेसेस। मिट्टी से हमें वहां की कहानियां पता चलती हैं किसी भी जगह की। व्हाट माइट हैव हैपेंड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स during which the soils were being formed. Take a few samples of soil from your neighborhood. Look carefully at them. Examine the soil using a magnifying glass or microscope if you have access to either. What do samples consist of? What might be origins of soil? Are there sign of humus activity that you notice? What might happen to the soil over time on account of this? देखो मिट्टी किसी जगह की कैसी है वो डिसाइड करती है वहां का हिस्ट्री कैसा रहा होगा। अगर वहां पर मान लो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल है मिट्टी, उपजाऊ है, तो वहां लोगों ने बहुत समय से रह रहे होंगे लोग, राइट। और आप अगर किसी भी जगह के सॉइल के सैंपल को लेते हो, उसको माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व करोगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, 2 स्टेट्स हमें बताने थे सॉइल जोन में। तो जैसे अलुवियल सॉइल कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। रेड सॉइल तमिलनाडु, उड़ीसा। लेटराइट सॉइल केरला, कर्नाटका। डेजर्ट सॉइल राजस्थान, गुजरात वाला एरिया। माउंटेन और अल्पाइन सॉइल जहां माउंटेनियस रीजन होगा, राइट, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। नाउ प्रीडोमिनेंट सॉइल टाइप, आपके वहां पर कौन सा सॉइल टाइप प्रीडोमिनेटेड है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे अलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन मेनी प्लेन्स, रिवर्स, बेसिन रीजन। देन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम नेबरहुड सॉइल सैंपल्स। अब आसपास के जो आप सॉइल सैंपल्स लेंगे उससे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सैंड होंगे, सिल्ट, ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, हो सकता है लीव्स वगैरह आपको देखने को मिल जाए, घास फूस देखने को मिल जाए। The soil may have formed over thousands of years due to weathering of rocks and river deposit. हजारों साल, मिलियन ईयर्स लगते हैं रॉक को वेदर होने में और डिपोजिट्स होके फिर से सॉइल फॉर्मेशन होने में। साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, आपको उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के भी अंश देखने को मिलेंगे, जैसे वेस्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन की डस्ट देखने को मिलेगी। ओवर टाइम एक्सेस कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग और पोल्यूशन में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड कॉज इरोशन। बहुत समय तक हम मिट्टी को ज्यादा यूज करते हैं या फिर मान लो कि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, मतलब उसमें उपज उतनी ज्यादा नहीं होती है और इरोजन भी होता है। इरोजन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, अब ये इसकी जड़ें हैं, तो यहाँ पर मिट्टी है,
अगर ये जड़ें ना हो, जैसे ये जड़ें क्या करती है, जब भी आप छोटा सा पौधा कभी उखाड़ोगे ना धरती के नीचे से, तो आप देखोगे उसकी जड़ों में मिट्टी लगी हुई है। सिर्फ जड़ थोड़ी बाहर आती है, मिट्टी भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जड़ें जो है वो मिट्टी को, आसपास की मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर मान लो ये लैंड है और यहाँ पेड़ नहीं है, या हमने पेड़ को काट दिया, तो अब अगर बारिश आ रही है तो बारिश क्या करेगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पूरी लूज है ना, पेड़ तो है ही नहीं यहाँ, तो सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी बारिश। यहाँ पर क्या हो रहा था, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रख रही थी, तो बारिश आ भी रही थी तो मिट्टी बह नहीं रही थी, राइट, यहाँ पर बह जाएगी। तो वो जो ऊपरी लेयर मिट्टी की बहकर चली जाती है, उसी को हम इरोशन कहते हैं। ओके, नाउ आगे दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। टेक अप अ स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ट्रीज दैट ग्रो इन डिफरेंट सॉइल टाइप। आपको सैंपल, ये देखो सारा आगे समझाया है, मैं थोड़ा सा आइडिया पहले इसलिए दे देती हूँ ताकि जब हम आगे समझे तो आपको दिक्कत ना हो। किस सॉइल टाइप में कौन सी उपज ज्यादा होती है, कौन सी फसल ज्यादा उगती है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको फैमिली फूड फ्लो चार्ट बनाना है दैट कनेक्ट्स योर फेवरेट डिशेस टू डिफरेंट क्रॉप्स दैट दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉइल टाइप्स इन विच दे आर कल्टिवेटेड। तो जैसे इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, कौन कौन से मिट्टी में कौन से वेजिटेबल, फ्रूट्स या ट्रीज होते हैं। जैसे अलुवियल में राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, मैंगो, बनाना, नीम। ब्लैक सॉइल में कॉटन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं, टीक। देन रेड सॉइल में मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। ये इतना आपको याद नहीं करना है, मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आगे आने वाला है आपके चैप्टर में, ठीक है, सो डोंट वरी। अब फैमिली फूड चार्ट जो हमने बोला था बनाने को, फ्लो चार्ट। सो चपाती व्हीट से बनता है, व्हीट कहाँ से आती है, एलुवियल सॉइल में। राइस जो है, राइस मिल जो है राइस से बनता है, राइस एलुवियल सॉइल में। देन दाल पल्सेस से, पल्सेस जो है रेड एलुवियल सॉइल में। वेजिटेबल करी मिक्स्ड वेजिटेबल से, ये एलुवियल या ब्लैक सॉइल में। फ्रूट सैलेड बनाना एप्पल, ये एलुवियल या माउंटेन सॉइल में। आगे आपके चैप्टर में यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ये वाला मैप है, ठीक है, इतना। इसको यहाँ पर मैंने जूम करके थोड़े थोड़े पोर्शन में हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि छोटा दिख रहा होगा, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ये येलो वाला जो रीजन है, ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो येलो वाला ये सैंडी सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर देखो राजस्थान वाला एरिया है ना, तो सैंडी सॉइल है, मतलब रेत बहुत ज्यादा होगी, मेड अप ऑफ मोस्टली स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड। व्हेन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स, इट बिकम्स सैंडी सॉइल। इसमें थोड़ा सा पानी, हवा और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा इसमें सैंड की होती है, तो ये सैंडी सॉइल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वाले एरिया में देखने को मिलते हैं हमें, राजस्थान साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने पढ़ा था हिमालय माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ पे माउंटेन है, तो कौन सी मिट्टी मिलेगी यहाँ पे, एल्पाइन, ठीक है। इट फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस विच लेड टू वेदरिंग ऑफ रॉक। द सॉइल इज थिन, रफ एंड रॉकी। वेदरिंग क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स एंड मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स। जैसे बड़ा कोई पत्थर है, अब इसमें क्रैक डेवलप हो गए और ये क्रैक की वजह से पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। अब ये टूटने के बहुत से कारण हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। जैसे यहाँ दिया है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। मान लो ये पत्थर था, इसमें एक क्रैक यहाँ पर आया, अब इसमें पानी भर जाएगा, दिन में गर्मी है तो पानी इस क्रैक में पिघल के भर जाएगा। अब रात को जब बहुत ठंड होगी, जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पे ठंड है, तो अब ये जो पानी है वो जम जाएगा, ठीक है। फिर पानी दिन में पिघलेगा, फिर रात को जमेगा, तो इससे जो यहाँ पे क्रैक है और बढ़ते चले जाएंगे, है ना। जैसे पानी का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो कभी वहां पर टाइट हो रहा है, कभी लूज हो रहा है, जिसके कारण गैप्स जो है और ज्यादा वाइड होते चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या क्रिएट करता है, फिर धीरे धीरे क्रैक्स की वजह से वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं ना, तो यहाँ पर उस कारण से मिट्टी क्रिएट होती है, एल्पाइन जो टाइप होता है सॉइल का, राइट। नाउ नेक्स्ट जो एरो हम पढ़ने वाले हैं वो ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, तो यहाँ है ब्लैक सॉइल, ये वाला पार्ट। सो ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल, ये फॉर्म होता है वोल्केनिक रॉक होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड अ वेरी फर्टाइल। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि कभी किसी समय में आपने पहले पढ़ा है, या आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स में, कि कभी किसी समय पहले ये जो मिट्टी है ना, वोल्केनो जो होता है, जो आपने देखा होगा वोल्केनो एरप्ट होता है, तो उसमें से बहुत सारा लावा बाहर निकलता है, आग धुआं सब बाहर निकलता है, राइट। तो ये जो लावा है, ये जब जमा हो जाता है तो उससे जो मिट्टी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस मिट्टी में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, इसलिए कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये वेदरिंग होके बनता है किस रॉक से, वोल्केनिक रॉक से, और इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और बहुत फर्टाइल ये मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉटन की उपज बहुत अच्छी होती है। फिर है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला
पिंक पिंक शेड यहाँ और यहाँ थोड़ा सा, इसे बोलते हैं लेटराइट सॉइल। देखो यहाँ पे शेड के साथ नाम भी दिए हुए हैं ना। अब लेटराइट सॉइल क्या होता है? लेटराइट सॉइल और ब्रिक अर्थ, इसे ब्रिक अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक बाय रेन। अब बारिश के कारण जो मिट्टियां, पत्थर जो है वो टूटते हैं तो उससे लेटराइट सॉइल बनता है। ये बहुत हार्ड है। इन हॉट वेदर मोस्ट मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे लिविंग लार्जली आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड गिव रेडिश कलर, नॉट फर्टाइल। ये जो मिट्टी होती है लेटराइट सॉइल, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है। इसमें से बाकी जो मिनरल्स है, क्योंकि ये बारिश के कारण बन रही है तो बाकी मिनरल्स तो बारिश की वजह से बह जाते हैं। मोस्टली इसमें जो बच जाता है वो है आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दो मिनरल्स बच जाते हैं इसमें, जिसके कारण इसका रेड कलर आ जाता है और ये फर्टाइल कम होती है। ठीक है, तो ये वाले एरिया में जो पिंक पिंक शेड कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। ये छोटे वाले मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारा लेटराइट सॉइल। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये रेड सॉइल, रेड कलर से बना हुआ है ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला। ओके, ये आपको दिख रहा है। तो रेड सॉइल, ये दो एरोज का जो दिखा रहे हैं, तो इट वाज फाउंड वेदरिंग ऑफ लावा दैट आर कूल्ड स्लोली और ऑफ ओल्ड रॉक, दे आर रेड बिकॉज दे हैव अ केमिकल कॉल्ड आयरन। इसमें एक केमिकल होता है जिसे आयरन कहते हैं, जिसके कारण इसका रेड कलर आता है। जब आयरन जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है और पानी के साथ, तो ये रेड कलर इसमें आ जाता है। ये फर्टाइल इतनी ज्यादा नहीं होती है। और ये जो अभी मैंने आपको वोल्केनो समझाया, तो वोल्केनो में से जो इरप्शन होता है ना, तो जो बाहर निकलता है लावा, वो जब ठंडा हो जाता है, तो एक तो होता है कि लावा जल्दी निकला, जल्दी स्प्रेड हो गया, ज्यादा दूर तक स्प्रेड हुआ तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक ही जगह बहुत सारी लेयर अगर लावा की इरप्ट हो गई है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, है ना। सो कूल स्लोली, उससे ये रेड सॉइल बनता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लावा वाला जो हमने वोल्केनो वाला चैप्टर पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था, देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको आगे एक वीडियो से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जस्ट देखिए, इस तरीके से लावा जब वोल्केनो में से इरप्ट होता है तो वो स्प्रेड होता है, दूर दूर तक फैलता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण से मिट्टी बनती है। ओके, तो यही हमने अभी पढ़ा यहाँ पर। नाउ आगे देख लेते हैं। सो यही चीज यहाँ पर दिया गया था। आई होप इट इज क्लियर। रेड सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया कि वेदरिंग ऑफ लावा जो धीरे धीरे ठंडा होता है उससे बनता है, या ओल्ड रॉक से बनता है रेड सॉइल। ये इतना फर्टाइल नहीं होता। तो लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल ये दोनों क्या है, फर्टाइल उतने नहीं होते। अब बारी आती है एलुवियल सॉइल की। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ, ये जो ग्रीन वाला आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है सॉइल, ग्रीन कलर से आई थिंक इसीलिए दिखाया गया है, ये रहा। ठीक है, सो ये वाला एरिया है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। सिल्ट डिपोजिट, मड, सैंड एंड फाइन पार्टिकल्स ब्रॉट बाय रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, मतलब ये बहुत पोषक तत्व इस मिट्टी में होते हैं। ये सिल्ट से, सैंड से, सिल्ट क्या होता है, सिल्ट है फाइन ग्रेन डस्ट लाइक सेडिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स पार्टिकल्स दैट आर लार्जर देन क्ले बट स्मॉलर देन सैंड। देखो, रेत के जो कण होते हैं उससे छोटा होता है ये, और मिट्टी का जो कण है उससे बड़ा होता है ये, तो इसे सिल्ट कहते हैं। ये कण ही आप समझ सकते हो, जैसे पत्थर को छोटा 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 करते जाओ तो रेत के कण से भी जो छोटा होता है उसे सिल्ट कहते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन। क्योंकि ये इतने हल्के होते हैं, इसकी वजह से नदी अपने साथ इनको बहा कर ले जाती है। ठीक है, जैसे फाइन ग्रेन डस्ट लाइक सेडिमेंट, मतलब जैसे आपने गिलास में मिट्टी वाला पानी लिया और पानी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो नीचे जो तले में बैठ जाती है ना मिट्टी, वैसा कुछ। ठीक है, तो वो जो होता है सिल्ट कहलाता है, राइट। तो इससे मिलकर ये वाली मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल बनी होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स कहाँ पर कौन कौन से ग्रो होते हैं। जैसे येलो वाला कौन सा था, जो डेजर्ट सॉइल था, है ना, तो वहां पर येलो वाले पोर्शन में मेज, बाजरा, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिन सब्जियों में, फलों में पानी की मात्रा कम यूज होती होगी, वो वाली चीजें यहाँ पर उगाई जाती है। जैसे मकई हो गया, बाजरा हो गया, राइट। अब ये माउंटेनियस सॉइल हमने पढ़ा, जो माउंटेन वाला हिमालयन या अल्पाइन सॉइल जो हमने पढ़ा, वहां राइस, टी, नटमैग, कार्डमम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, ये ब्लैक सॉइल, तो यहाँ पे कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं, तो यहाँ कॉटन तो होगा ही होगा, ये याद रखना है आपको। फिर गेहूं, चावल, राइस, है ना, ज्वार जिसे शोगम कहा जाता है, देन उड़द दाल, ब्लैक ग्राम बोलते हैं, सनफ्लावर, लिनसीड, फ्लैक्सीड जिसे कहते हैं, ग्राउंडनट, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये यहाँ काली मिट्टी में ग्रो होते हैं। फिर रेड वाला जो
हमने लेटराइट सॉइल, ये पिंक वाला सॉरी, लेटराइट सॉइल जो हमने पढ़ा उसमें राइस, व्हीट, रागी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, टी, कॉफी, रबर, देखो यही वाला मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, सो डोंट कंफ्यूज, है ना। कोकोनट, अरिका नट एंड कैश्यू नट, यैम, टैपियोका, तो ये सारी चीजें ये लेटराइट सॉइल में ग्रो होती हैं। जूम करके यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने रेड सॉइल पे पढ़ा था, तो देखो जो इसका होगा वही लगभग लगभग इसका होगा, है ना। राइस, व्हीट, रागी, मिलेट, अरहर दाल, रेड ग्राम, ग्राउंडनट्स एंड मस्टर्ड, कॉटन, टबेको, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, बाजरा, चना दाल, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, देन पीनट, शुगर केन, जूट, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कहाँ था? एलुवियल में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे दो स्टार्स जहाँ पे बने होते हैं, ये स्टार का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे ये यहाँ पे वीट के साथ स्टार बना है, एक स्टार बना है, राइट, जहां जहां वीट है, तो मतलब these crops are not here on ideal soil for their cultivation but can be growth with efficient irrigation। यहाँ पर वीट की खेती नहीं हो सकती, इतना ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेटराइट और रेड सॉइल। फिर भी अगर इरिगेशन की सुविधा अच्छी की जाए, नदी नाले अच्छे से कनेक्ट किए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, तो गेहूं यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, ठीक है। यही जैसे कॉटन के लिए, कॉटन के लिए इतना कॉटन के लिए एलुवियल सॉइल जो है इतना ज्यादा वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल इफ वी आर मैनेजिंग द सिचुएशंस की कैसी क्या कंडीशन चाहिए, तो हम कॉटन इस एरिया में भी उगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्चरिंग द सॉइल, सॉइल को नर्चर करना, पोषण देना कैसे। सो हेल्दी सॉइल इज क्रूशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अगर अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए हमें कैसी सॉइल चाहिए? बिल्कुल हेल्दी सॉइल चाहिए। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम विद ऑर्गेनिज्म। सॉइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक मुट्ठी आप मिट्टी उठाएंगे ना हाथ में, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये अलग बात है आपको दिख नहीं रहा, जब आप माइक्रोस्कोप में या ऐसे माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इट हैज मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, इसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे ह्यूमस मैंने बताया आपको, वाटर, एयर, ये सब इसमें होता है। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द सॉइल, एनेबलिंग इट टू सस्टेन हेल्दी प्लांट्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। जैसे अर्थवॉर्म्स जो है वो मिट्टी को बहुत ज्यादा भुरभुरा सा बना देते हैं और बहुत उसको क्या बनाते हैं कि वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, सॉइल एनेबल हो जाते हैं हेल्दी फॉर्म में। ओके, टू मेंटेन इट्स हेल्दी एंड फर्टिलिटी फार्मर्स यूज वेरियस सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे, मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए फार्मर्स बहुत सारे सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। सो इट रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग सॉइल टू प्रिवेंट इट्स डिग्रेडेशन एंड प्रिजर्व इट्स प्रोडक्टिविटी। इसकी प्रोडक्टिविटी को, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बचाकर रखना और इसको प्रिजर्व करके रखना कि इसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है, और इसको डिग्रेड नहीं होने देना। डिग्रेड मतलब होता है खराब नहीं होने देना उसकी क्वालिटी को। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स जो है फार्मर यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल यानी जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं मिट्टी को बचाने के तरीके, जैसे आर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, दे एम्प्लॉयड न्यूमरस इंजीनियस टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट सॉइल। उन्होंने क्या क्या यूज किया, जैसे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज सच अ मेथड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम लूजिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। एक ही खेत है, उसमें एक ही तरीके की फसल अगर बार बार लगाओगे तो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन अगर क्रॉप को रोटेट करो, अभी ये फसल लगा दी, बाद में कोई और फसल लगा दी, तो उससे जो सीजन के साथ अगर डिफरेंट सीजन में अलग अलग हम लगाएं फसल को, तो वो सॉइल को प्रिवेंट करती है कि उसके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ना खत्म हो जाए। मतलब एक कोई तरीके का अगर पौधा लगा रहे हो तो उस पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वही वो बार बार लेंगे, तो मिट्टी में से वो एक न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हम चेंज कर करके लगाते हैं तो सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट वाज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब एक होता है, देखो अभी हमने पहला क्या पढ़ा, पहला ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, पहला हमने पढ़ा यहाँ है क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में एक तरीके की फसल नहीं लगाना, एक साथ कई तरीके की फसल लगाना। जैसे हमने पिछले पार्ट में एग्जांपल भी देखा था, शुगर केन, और शुगर केन के साथ क्या 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 लगाया था उसमें, पम्पकिन, है ना। तो ऐसे मल्टी क्रॉपिंग भी हम कर सकते हैं, वेयर मल्टीपल क्रॉप्स वर ग्रोन इन द सेम फील्ड। ये दूसरा हो गया। दिस रिड्यूस, इससे क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग से रिस्क कम कर देता है पेस्ट का, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसका। ओके, नाउ द क्रॉप्स वर चूजन इन सच अ वे दैट देयर वुड बी अ पीरियोडिक हार्वेस्ट फ्रॉम द सेम फील्ड।
मतलब फसलें कौन सी साथ में लगानी है वो भी चुनना पड़ता है कि किस तरीके से हार्वेस्ट करने का क्या टाइम रहेगा, कब हार्वेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के हार्वेस्ट करना मतलब फसलों की कटाई करना। नाउ नेक्स्ट है अनदर प्रैक्टिस इज कॉन्टोर प्लाउइंग। कॉन्टोर प्लाइंग क्या होता है, इसमें प्लाव किया जाता है, खेत को जोता जाता है along द नेचुरल कर्व्स ऑफ हिल स्लोप्स टू अवॉइड सॉइल इरोशन फ्रॉम रेन वाटर। देखो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, अगर इस पे यहाँ पे हम कुछ नहीं करें, सीधा फसलें उगाने लगे, अगर यहाँ मिट्टी है तो अगर बारिश आएगी तो ये तो मिट्टी को बहा के ले जाएगी ऊपर से, है ना, बारिश के कारण मिट्टी सारी बह जाएगी। तो हम ऐसे खेती इस पे नहीं करते। जैसे हिल वाला एरिया होता है या पहाड़ वाला एरिया जहां पर होता है, तो पहाड़ों को काट काट के इस तरीके से कॉन्टूर्स बनाए जाते हैं। एक सेकेंड, ये ऐसा पहले भी ये हम पढ़ चुके हैं ना। फिर एक और इस तरीके से, ठीक है, मैं आगे इमेज दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ताकि जब बारिश आए तो मिट्टी को फ्लो में इस तरीके से ना बहा के जाए। स्टेप जैसा क्रिएचर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जैसे ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, है ना, यहाँ पे स्टेप्स जैसा आपको दिखने को मिल रहा है। अगर ये नहीं हो तो मिट्टी ऐसे ढलान में बह जाएगी, है ना, बारिश आने पे। इससे क्या होता है, मिट्टी प्रोटेक्ट होती है लेयर्स के थ्रू, राइट। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया है, डिड यू नो दैट पंचागव्य इज अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ 5 काउस प्रोडक्ट। पंचागव्य जो होता है इसमें 5 गाय की चीजें मिलाई हुई होती हैं, जैसे डंग गाय का गोबर, यूरिन गाय का जो यूरिन होता है, मिल्क गाय का दूध, गाय का दही, दूध से बना हुआ दही, और गाय के दूध से बना हुआ घी। ये पांचों चीजों को मिला के पंचागव्य बनता है। ये रिसेंट स्टडी बताती है, हैव शोन दैट इट एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये बायो फर्टिलाइजर की तरीके से काम करते हैं ये पंचागव्य जो होता है। इससे क्रॉप की ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, व्हाइल इंक्रीजिंग देयर रेसिस्टेंस टू डिसीज। और जो पौधे खराब होते हैं, मान लो कीड़े लग गए, पत्ते खराब हो रहे हैं, उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, सो ये होता है पंचागव्य, जो फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह हम खेतों में यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल अप्रोच कि पहले के लोग क्या क्या चीजें करते थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या क्या पढ़ा, और किस चीज के ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने पहला क्या पढ़ा, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट। तो ये छोटे छोटे नोट्स आप बनाते चलिएगा, वैसे तो समरी लास्ट में हम देखते ही हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग। थर्ड हमने क्या पढ़ा, कॉन्टोर प्लाइंग, राइट। तो ये सारी चीजें। फिर हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, सॉरी मैंने ये यहाँ पर नहीं पढ़ा था, आगे ये लिखा हुआ है। फार्मर्स ऑल्सो यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, जैसे गाय का गोबर, अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। और उसी में एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पंचागव्य का भी पढ़ लिया। तो ये ट्रेडिशनल हो गए, राइट। अब कॉन्टेम्पररी मतलब आज के समय में क्या क्या अप्रोच यूज हो रहा है जिससे हम मिट्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे टुडे मॉडर्न टेक्निक सच एज टेरेस आर यूज इन हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग जो अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से बना के, टू क्रिएट फ्लैट स्टेप्स फॉर फार्मिंग विच स्लो डाउन वाटर रन ऑफ एंड रिड्यूस सॉइल एरोशन। अभी मैं स्टेप फार्मिंग का, ये टेरेस फार्मिंग का भी इमेज दिखा दूंगी। फिर दूसरा है अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन मतलब देखो, डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना, अफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है। और प्लांटिंग ट्रीज, ये दूसरा मेथड है जिसमें सॉइल एरोशन को प्रिवेंट किया जाता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मिट्टी की जड़ें जो है वो, पेड़ की जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो पेड़ अगर हम लगाएंगे तो मिट्टी इरोड नहीं होगी, बहकर नहीं जाएगी, राइट। इसीलिए अफोरेस्टेशन भी एक तरीका है मिट्टी को प्रोटेक्ट करने का। कुछ ट्रेडिशनल मेथड जैसे मल्चिंग हो गई, प्लाइंग बैक क्रॉप रेसिड्यू आर स्टिल प्रैक्टिस बाय फार्मर्स टुडे। आज के समय में भी जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है कुछ, जैसे मल्चिंग या प्लाइंग बैक क्रॉप रेसिड्यू, जो खेत में जैसे गेहूं की फसल काटी तो जो बच गया नीचे स्टॉक खेतों में, उसको उसी में छोड़ देना दोबारा से खेतों में, ताकि वो जो खराब होगा, सड़ जाएगा, तो उसी में मिट्टी में मिलकर उसकी न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करेगा, राइट। वेरी प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एनेबल देयर एफिशिएंट यूज एंड ऑल्सो मेंटेन सॉइल हेल्थ। फर्टिलाइजर, खाद का ज्यादा यूज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा यूज करना ताकि मिट्टी को उससे नुकसान ना हो। प्रिसाइज मतलब कि जहां जरूरत है पेड़ों की जड़ों में सिर्फ फर्टिलाइजर डालना, पूरे खेत में ना छींटना, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनको यूज करके सॉइल की हेल्थ इंक्रीज या इंप्रूव की जाती है। ओके, टेरेस फार्मिंग का एक इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से होता है, जैसे सीधा अगर ऐसे रहे तो मिट्टी आसानी से बह जाए, ऐसे कट कर करके प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, बनाना ट्री ऑन द बंच ऑफ दीज पैडी फील्ड सर्व एज विंड ब्रेकर्स, होल्ड द सॉइल इन प्लेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड अनदर क्रॉप टू द फार्मर। देखो यहाँ पर खेतों के किनारे पर, यहाँ
जैसे यहाँ पे धान की खेती है, साइड साइड उन्होंने केले के पेड़ यहाँ उगा रखे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, ये मिट्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तो इन्हें दूसरी फसल भी मिल गई कि केले भी साथ के साथ, धान के साथ इन्हें केले भी मिलेंगे, राइट, और साथ ही मिट्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विंड ब्रेकर्स की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, अ ड्रोन बीइंग यूज्ड टू असेस सॉइल मॉइस्चर्स इन ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ऐसी खेती जो कांच की हेल्प से, मतलब एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ग्रीन हाउस मतलब अ ट्रांसपेरेंट कवर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैप्चर्स सनलाइट एंड हीट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। कांच का एक घर समझ लीजिए बनाया जाता है, और जिसके अंदर ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि प्लांट्स को अच्छी प्रोटेक्शन मिले, गर्मी उसी हिसाब से मिले जितनी उसे हीट चाहिए, जितनी सनलाइट चाहिए। ठंडी जगहों पर अधिकतर ये होता है, और उसके अंदर खेती की जाती है, ठीक है। तो इसमें ड्रोन का यूज करके और सॉइल का मॉइस्चर कैसा है ये सब देखा जाना आजकल की प्रैक्टिस में आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ग्रीन हाउस का यहाँ पर वीडियो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से कांच का बड़ा सा एरिया कवर होता है ताकि अच्छा जो एनवायरनमेंट चाहिए पौधों के लिए वो उसके अंदर क्रिएट किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो वाटर रेनफेड वर्सेस इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अब ये इसका मतलब क्या होता है, रेनफेड एग्रीकल्चर और इरिगेटेड एग्रीकल्चर, इसके बारे में जानेंगे। सो वाटर इज अ फंडामेंटल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, खेती तो पॉसिबल ही नहीं है बिना पानी के, सिंचाई नहीं होगी तो कैसे फसल उगाएंगे, राइट। सो फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक चीज है खेती के लिए। विदाउट वाटर क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो। द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ फार्मिंग इज डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इंडिया के किस पार्ट में कहां पर कितना पानी है उसी हिसाब से खेती भी पॉसिबल होती है। दिस सेक्शन एग्जामिन्स टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस। इसीलिए हम दो तरीके की इरिगेशन प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे, पहला रेनफेड और दूसरा है इरिगेटेड, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है और ये दूसरा है। तो रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है, इट रेफर्स टू द फार्मिंग प्रैक्टिस दैट रिलाई एंटायरली ऑन रेनफॉल। रेनफेड में पूरी तरीके से खेतों में जो पानी आता है या सिंचाई के लिए जो पानी है उस पे लोग निर्भर होते हैं बारिश के ऊपर, सिर्फ बारिश से पानी मिलता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन एरिया दैट रिसीव सफिशिएंट रेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। जब बारिश का समय आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो उस वक्त जो पानी आता है वो सफिशिएंट होता है इन एरियाज में कि बारिश के पानी से खेती हो जाएगी, तो उसे कहते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। हाउएवर फार्मर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फेस न्यूमरस चैलेंजेस। लेकिन जो बारिश पे डिपेंड होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बारिश अच्छी होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है, राइट। सो इन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग ड्रॉट्स एंड अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून। कभी ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई तो, और कभी अनप्रिडिक्टेबल, बारिश अभी आनी चाहिए तो 15 दिन देर हो गए, तो इससे जो बीज लगाए हैं उनको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे पौधे बनेंगे, राइट। टू कोप विद दिस चैलेंजेस, अब ये चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो इन्हीं को सामना करने के लिए, इन्हीं को फेस करने के लिए दे हैव डेवलप्ड वेरियस एडेप्टेशन। इसीलिए बहुत सारे उन्होंने उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है किसानों ने। सच एज चूजिंग ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप, तो उन्होंने ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया है जो ड्रॉट रेसिस्टेंट है, मतलब सूखा अगर पड़ जाए, पानी की मात्रा बहुत कम भी है तो भी ये क्रॉप सरवाइव कर जाएंगे। या फिर यूजिंग ए ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, या फिर ऐसी टेक्निक्स का यूज करना जो पहले से ही चलती चली आ रही है, ट्रेडिशनल है, जिससे हम पानी को हार्वेस्ट करते हैं, सेव करके रखते हैं। जैसे पॉन्ड बना दिया, तालाब बना दिया, तो बारिश का पानी इसमें सेव रहेगा, तो बारिश के समय के बाद भी हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया रेनफेड, जहां पर पानी कम हो, जहां पर बारिश पे ज्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट। नाउ सेकंड इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इरिगेटेड क्या होता है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर यूज आर्टिफिशियल मेथड। इसमें बारिश पे डिपेंड ना होकर पानी का सप्लाई के लिए आर्टिफिशियल मेथड पे डिपेंड होते हैं। ये जो इरिगेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और मॉनसून रेन पे हम डिपेंड ना रहे, उस पे सिर्फ रिलाय ना करें, उसको कम करने के लिए। द हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज वेरी लॉन्ग। ये जो सिंचाई वाली खेती हम करते हैं बहुत पुराना इतिहास है इंडिया का। राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वेरियस वाटर स्ट्रक्चर्स हैव बीन बिल्ट इन इंडिया। थ्रू आउट द कंट्री अ रिच वोकैबुलरी ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स डेवलप। पूरे भारत में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो बहुत प्राचीन समय से चलते चले आ रहे हैं, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। कहीं इनको हम पोखर कहते हैं, अहर कहते हैं, कुंड कहते हैं, कुल कहते हैं, खादिन कहते हैं, अराकिरी कहते हैं, कोलम कहते हैं, सुरनगाम कहते हैं, तदागम कहते हैं, एरी कहते हैं। अब देखो, हो सकता है मैं कोई से वर्ड सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ जो रीजनल लैंग्वेज में होगा, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दीज मेनी नेम्स। और भी बहुत सारे नाम हैं
तो ऐसे नामों से ऐसे वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, मुनसर लेक है विरंगम गुजरात में, लाइक मैनी लेक्स इन इंडियन सिटी इज एन आर्टिफिशियल वन। ये आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं प्रकृति ने बनाई, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया तालाब है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मीनल देवी। ये मीनल देवी जो रानी थी चालुक्य डायनेस्टी की, 11th सेंचुरी में उनके द्वारा बनवाया गया था। इट्स बैंक्स आर डॉटेड विद स्मॉल श्राइन्स एंड अ फ्यू बिगर टेम्पल्स। इसके किनारे किनारे इस तरीके के टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं। रिमाइंडर दैट वाटर बॉडीज हैव बीन रिगार्डेड एज सेक्रेड। तो ये जो सेक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। ये मंदिरें क्या दिखाते हैं? जो मंदिर टेम्पल्स के आसपास बने हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि जो वाटर बॉडीज है ये सेक्रेड है, पूजनीय है, ठीक है, इन्हें पवित्र समझा जाता है। नाउ आगे देखते हैं फार्ड सिस्टम। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल, किस तरीके से पानी को बचाया जा रहा है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह करा के। दूसरा है फार्ड सिस्टम। इसमें नेक्स्ट इज फार्ड सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम पर्टिकुलरली फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। These system use small canals to divert river water to field। इस सिस्टम में, फार्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक कैनाल का, स्मॉल कैनाल्स बनाए जाते हैं। जैसे नदी बह रही है, नदी से, ये नदी का पानी है, इधर खेत है, तो यहां तक पानी लाने के लिए इसका पानी डाइवर्ट कर दिया कैनाल्स के थ्रू, तो इसे कहते हैं फार्ड सिस्टम। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पर ये पॉपुलर है। फिर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये देखो बांस है, इससे पानी को कहीं, जैसे नदी कहीं होगी वहां से या झरना होगा, वहां से पानी को इस तरीके से एक बांस से दूसरे बांस की हेल्प से पहुंचाया जाता है। जो पहाड़ी एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहां पर ज्यादा यूज होता है, जहां माउंटेन्स होते हैं। है फार्मर्स ट्रेडिशनली यूज बैम्बू पाइप्स टू चैनल वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स टू द फील्ड। जो झरने हैं वहां से खेतों तक पानी लाने के लिए इस तरीके से बांस का यूज किया जाता है। ओके, लेट्स रिमेंबर पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। यू बिकेम फैमिलियर विद कलनई, द ग्रैंड एनिकट built by Karikala across Kaveri River about 1800 years ago. It is a massive and effective water diverting structure that irrigates thousands of hectares of land. तो हमने कलनई के बारे में पढ़ा था, जो करेकल ने बनवाया था कावेरी रिवर के ऊपर, और उससे फिर इरिगेशन के लिए यूज होता था, है ना, वाटर को डाइवर्ट किया जाता था। सो पहले से ही चलती चली आ रही है ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज ओवर टाइम, समय के साथ साथ इरिगेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सिस्टम टू मोर एडवांस वन। अब इरिगेशन के तरीके बहुत डेवलप हो गए हैं। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स इंक्लूड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे आज के समय में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होने लगे। ड्रिप इरिगेशन मतलब जैसे इस तरीके के पाइप्स बिछा दिए जाते हैं, ठीक है। अब जहां पौधा है वहां जड़ के पास एक पाइप में छेद होता है, जो बूंद 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 पानी सिर्फ जड़ में फैलाता है। पूरी जगह मिट्टी में फैलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जड़ों में, है ना। तो ये ट्रिकल इरिगेशन होता है, ट्रिकल इरिगेशन होता है, डिलीवर्स वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड एमीटर्स। इस तरीके के ट्यूब्स लगे होते हैं, एमीटर्स लगे होते हैं, जहां से पानी जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी जड़ों में जाता है। तो पानी कम यूज हो रहा है ना, सेव हो रहा है पानी। सो यहाँ दिया, थिंक अबाउट इट, इमेजिन अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल पाइप्स विद टाइनी होल्स प्लेस्ड नियर द बेस ऑफ योर प्लांट। These pipes are connected to a water source, and when the water is turned on, it drips slowly and steadily from the holes, watering only the roots. This targeted delivery ensures the water is used efficiently and minimizing the waste. वही चीज जो मैंने आपको समझाई, इसमें पानी का वेस्टेज कम होता है ना। जहां जड़ों को पानी चाहिए सिर्फ वहीं पर पानी जाता है। आगे दिया है स्प्रिंकलर। अब बहुत सारे खेतों में इस तरीके से आपने स्प्रिंकलर देखे होंगे ना, ये घूमता रहता है और पानी चारों तरफ स्प्रिंकल होते रहता है। तो स्प्रे करता है पानी को इन एयर विच फॉल्स ओवर द क्रॉप लाइक आर्टिफिशियल रेन। बारिश की तरह पानी जो है पौधों पर गिरता है, डायरेक्टली नहीं जाता है, जिसकी वजह से पानी कम भी यूज होता है और पानी सेव होता है, राइट। दीज मॉडर्न मेथड हेल्प इन यूजिंग वाटर मोर एफिशिएंटली। पानी की कमी है और अगर हम पानी सही से यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है पानी को एफिशिएंट तरीके से यूज करने में मदद करते हैं। दिस इज वेरी नेसेसरी एज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर रिजर्व्स आर फास्ट डिक्रीजिंग। हमारे देश में बहुत सारे पार्ट में जो धरती के अंदर का पानी है, जो बोरिंग वगैरह से हम पानी बाहर निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर अब धीरे धीरे बहुत डिक्रीज होता जा रहा है। तो पानी को अगर हम सही से यूज नहीं करेंगे और वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो द इवोल्यूशन ऑफ इरिगेशन हैज had a significant impact on India's agricultural landscape, enabling farmers even in areas with low rainfall. सो ये जो इरिगेशन टेक्निक्स इवॉल्व हो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, इससे हमारे जो किसान है, जिस ऐसे एरिया में जो रहते हैं जहां पे पानी की कम मात्रा मिलती है, वहां पर भी अब अच्छे से खेती कर सकते हैं। इट हैज हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंश्योर अ मोर स्टेबल फूड सप्लाई फॉर कंट्री। यील्ड मतलब होता है उपज शक्ति, उपज जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फूड सप्लाई हमारे देश में स्टेबल रहता है, खाने के अनाज की कमी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज सीड।
तो हमने पानी के बारे में पढ़ा, अब हम बीज के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा, अब सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। वन की कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग इज सीड। बिना बीज के कोई पौधा उगेगा नहीं, उगेगा, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सीड्स हैव बीन पास डाउन इन फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस साल जो फसल हुई उसके बीज बचा के रख लिए, उसमें से कुछ बचा के रख लिए, अगले साल उन्हीं से नया फसल उगाया, फिर अगले साल उसमें से, फिर ऐसे जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे बीज जो है वो, जो सीड्स हैं वो पास होते हैं। प्रिजर्व एट कम्युनिटी लेवल एंड शेयर। लोग उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और शेयर करते हैं। इन सम एरियाज women also carry them as part of the gifts they bring to their marital home। जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी जगहों पर ये कल्चर है कि लड़कियां अपने साथ जो सीड्स हैं प्रिजर्व वो भी लेकर आती हैं। हाई यील्डिंग सीड्स वर carefully selected and preserved for use during the next planting season। जो बहुत अच्छे सीड्स होते हैं जिनसे हाई यील्ड हो, अच्छी उपज हो, उनको केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है आगे आने वाले सीजन के लिए। सो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। इट हैज डेवलप्ड मेथड फॉर यूज ऑफ पेस्ट कॉल्ड बीज मित्र, बीज अमृत made of cow dung and urine combined with other material to coat seeds before planting। So ICAR ने एक मेथड डेवलप किया है जिसमें एक पेस्ट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है बीज अमृत। ये गाय के गोबर और गाय के यूरिन को मिलाकर बनाया जाता है। इसको कोट किया जाता है, बीजों के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और बीज जो है प्रोटेक्ट रहे, खराब ना हो, बीइंग स्पॉइल्ड, है ना। एंड ऑल्सो रिड्यूस जर्मिनेशन टाइम, और तुरंत जर्मिनेट हो जाए। तो ये बीज को और अच्छा बनाने के लिए बीज अमृत का टेक्निक डेवलप किया है ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, नाउ नेक्स्ट इज The Arthashastra provides instructions for preparing seeds of various varieties of planting। अर्थशास्त्र जो किताब है कौटिल्य जी द्वारा लिखी गई है, इसमें भी सीड्स को कैसे प्रिपेयर करना है अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए उसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन के जो सीड्स होते हैं, टू बी स्मीयर्ड विद काउ डंग्स। सीरियल बीन्स एंड पल्सेस आर टू बी सोक्ड इन ड्यू फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज एंड देन सन ड्राइड बिफोर बीइंग प्लांटेड। शुगर केन वाज टू बी स्मीयर्ड एट the cut with a mixture of honey, ghee, covered with cow dung। So बीजों को कैसे कैसे तैयार करना है, इसमें अर्थशास्त्र में बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉटन के जो सीड होते हैं, कॉटन यानी जो कपास, खेती जो की जाती है कपास की, उनके बीजों को स्मर्ड मतलब होता है लीपना या लपेट कर रख देना, है ना। गाय के गोबर से उसे लपेट कर रख देना होता है। ऐसे ही सीरियल बीन्स और दालें जो होती है उसको ड्यू में, जो ओस होती है उसमें कुछ दिनों तक भिगो के रखना होता है। ऐसे ही यहाँ पे तरह तरह की चीजें दी गई हैं कि किस पौधे को लगाने के लिए किसके बीज को कैसे तैयार किया जाता है। ओके, जैसे शुगर केन का यहाँ पे बताया गया है कि शुगर केन यानी जो गन्ना आप खाते हैं तो उसको कैसे लगाया जाता है, ऐसे होती है ईख, तो इसके यहाँ से कट किया जाता है। ये जो कट वाला पार्ट है वहां पर हनी, घी, ये सबसे कवर करना होता है। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पे फैक्ट दिया है, इंडियन सीड ड्रिल्स इज एन इंजीनियस इन्वेंशन ऑफ एंशिएंट इंडियन फार्मर्स। दीज सीड ड्रिल्स कंबाइन सॉइल प्रिपरेशन, सीड प्लांटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फरोज इन वन ऑपरेशन। दिस रिड्यूस द लेबर इन्वॉल्व इन व्हाट वुड हैव बीन इन 3 स्टेप ऑपरेशन। सो एक तरीके से इंडियन सीड ड्रिल जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो हमारे प्राचीन जो किसान थे, जो पुराने समय के किसान थे, उन्होंने डेवलप किया है। इंजीनियस मतलब उनके द्वारा शुरुआत की गई। सीड ड्रिल में इसमें क्या क्या होता है, सॉइल प्रिपेयर करना, सीड को बोना मतलब बीज लगाना, फरो के अंदर क्लोज कर देना एक ही बार में, है ना। ये रिड्यूस करता है लेबर को, ठीक। सो बहुत सारे इस तरीके की टेक्निक्स जो है भारत में प्राचीन समय से ही इवॉल्व हुई है। देन टुडे एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स परचेज सीड्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। दीज सीड्स आर डेवलप्ड यूजिंग साइंटिफिक प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड हाई यील्ड एंड आर पेस्ट रेजिस्टेंट। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा बीज बनाती हैं, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इसमें कीटाणु कीड़े वगैरह नहीं लगते, इनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत अच्छी होती है। हाउएवर ऑफन सीड्स दैट द प्लांट लेटर प्रोड्यूस आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन द नेक्स्ट सीजन। लेकिन इनसे जो पौधे लगाए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इनके जो बीज मिलते हैं वो हम नेक्स्ट पौधे में यूज नहीं कर सकते, इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। दिस हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर ऑन दी सीड कंपनीज। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सीड कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए, पहले क्या होता था, किसानों ने पौधे उगाए, है ना, प्लांट
खेती की, उसके बाद उसी पौधों से अगले साल के लिए बीज बना लिए, तो उनको खरीदना नहीं पड़ता था। अब सीड कंपनी ऐसे बीज दे रही है जिससे खेती तो अच्छी हो रही है, यील्ड अच्छी हो रही है, उपज अच्छी हो रही है, कीड़े नहीं लग रहे हैं, लेकिन बीज अगले साल के लिए वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बीज वो रखते हैं उससे अच्छे पौधे नहीं बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स जो है सीड कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न इनोवेशन। पुरानी जो विजडम्स है, विजडम मतलब जो भी बुद्धिमानी या जो भी अच्छी चीजें हमें अपने प्राचीन समय से सीखने को मिलती है वो, और मॉडर्न जो इनोवेशन है उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कैसे इनकलकेट करते हैं। सो ओवर सेंचुरीज इंडियन फार्मर्स हैव डेवलप्ड न्यूमरस फार्मिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स यूज हुए हैं या डेवलप हुए हैं खेती के फील्ड में, है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में। जैसे कि सम ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन एंशिएंट नॉलेज एंड ट्रेडिशन, कुछ तो प्राचीन जो हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उस हिसाब से हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कॉन्टेम्पररी आज की जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज करते हैं। मेनी फार्मर्स यूज कॉम्बिनेशन, और कुछ दोनों को मिलाकर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, जो पहले की फार्मिंग सिस्टम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कंसिडर द प्लांट एंड द सॉइल इंक्लूडिंग द होल इकोसिस्टम। प्राचीन समय में क्या होता था, प्लांट को, मिट्टी को, पूरे को एक समझा जाता था और उसे कंप्लीट सिस्टम कहा जाता था। सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मिट्टी को सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कहा जाता था पोषक तत्व का, अलोंग विद अदर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई इन फॉर्म ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, और खाद के फॉर्म में बहुत सारी चीजें मिट्टी में डाली जाती थी ताकि वो और ज्यादा उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़े। द बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा इन सॉइल हेल्प टू कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल इनटू फॉर्म दैट आर इजिली टेकन अप बाय द प्लांट। जो ये बैक्टीरिया वगैरह मिट्टी में होते हैं, फंजाई होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिल सके। द प्लांट्स इन टर्न सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बाय सप्लाइंग एनर्जी टू देम थ्रू देयर रूट्स। अब बदले में ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहे हैं, प्लांट को खाना जो है आसान बना के दे रहे हैं ताकि प्लांट आसानी से ले। बदले में प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट अपने रूट्स के थ्रू उन बैक्टीरियाज को, फंजाई को एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो जीवित रह सकें, राइट। ट्रेडिशनल फार्मिंग टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉल स्केल रिसोर्स रिलायंट मेथड दैट आर क्लोजली टाइड टू द एनवायरमेंट। जो प्राचीन समय की खेती है उसमें मेनली क्या है, छोटे स्केल पे की जाती है, अपने घर की जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत बेच सके इतना उपजाया जाता है। फिर रिसोर्स रिलायंट मेथड एंड दैट आर क्लोजली टाइड टू द एनवायरमेंट, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है। टेरेस फार्मिंग उसका एक एग्जांपल, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ इमेज, राइट। दिस इज द मेथड यूज्ड ऑन हिली स्लोप, ये पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहां पर ये मेथड यूज किया जाता है। फार्मर स्टेप्स ऐसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं और टेरेसेस इनटू हिल साइड टू क्रिएट फ्लैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरेशन को और वाटर को कंजर्व करने में। ओके, देन नेक्स्ट इज ICAR। अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी पिछले एक दो पेजेस पहले। बताइए क्या है, बिना देखी कौन कौन टाइप करता है, देखते हैं। सो ICAR ने डॉक्यूमेंट किए हैं ऑलमोस्ट 5000 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड टेस्टेड ओवर 100 ऑफ देम। ऐसे 5000 से भी ज्यादा या 5000 के लगभग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को उन्होंने टेस्ट किया है, और it has been found that over 85% of these practices were validated by modern science and could be applied to reduce the use of chemical and enhancing soil health। अब इसमें से जितनों को टेस्ट किया उसमें 85% का ऐसा लगता है देखकर कि ये अभी भी अप्लाई की जा सकती है हमारी खेती करने की जो टेक्निक्स हैं उसमें, जिससे कि केमिकल का यूज कम हो जाएगा और सॉइल की हेल्थ जो है एनहांस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडिशनल मेथड कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या कितने ज्यादा वर्कफुल थे, राइट। देन डोंट मिस आउट, यहाँ पे फैक्ट दिया है। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम आर यूजुअली अलाइंड विद नेचुरल साइकिल सच एज ऋतु चक्र। जो हमारे पुराने तरीके हैं खेती करने के, वो साइकिल ऑफ सीजन्स के जो साइकिल होते हैं उनसे मिले हुए हैं, और रिलाई करते हैं फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो उनके पास जीव जंतु हुआ करते थे, जैसे बैल है तो बैल से उन्होंने खेतों की जुताई कर ली, फैमिली के जो लोग हैं वही लोग मिलकर काम कर लिया करते थे। जैसे इसमें एग्जांपल्स दिया है कुलागार और गोक कृषि। अब ये क्या है कुलागार, दिस टर्म कम्स फ्रॉम कोंकणी वर्ड कुल मींस फैमिली एंड अगर मींस स्टोर हाउस। तो कुल मतलब फैमिली और अगर मतलब स्टोर हाउस, फैमिली का स्टोर हाउस। इट इज अ ट्रेडिशनल होमस्टेड फार्मिंग सिस्टम, ये घर का एक तरीके का हम कह सकते हैं खेती करने का एक तरीका है, वेयर जिसमें फैमिलीज कल्टिवेटेड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस,
medicinal plants around their homes by designing a structure irrigated system. This practice is common in Konkan Plains, Goa of India. गोवा में जो कोंकण वाला प्लेन एरिया है वहां पर ये जो कुलागार वाली प्रैक्टिस है वो यूज की जाती है। इसमें लोग अपने घर के आसपास ही सारी चीजें लगभग उगाते हैं। फैमिली, हम इसे बोलते हैं फैमिली फार्मिंग एक तरीके से। ओके, नाउ गो कृषि ये होलिस्टिक मेथड है इन विच काउ प्रोवाइड्स मैन्योर, जिसमें गाय से खाद मिलता है, विच इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसे फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। बुलक्स तो होते हैं, बैल जो होते हैं उनको खेतों को जोतने के लिए, प्लाव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉन्टेम्प्ररी एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल हमने देख लिए, बहुत सारी चीजें हमने जानी। अब कॉन्टेम्प्ररी मतलब आज की, समकालीन, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। Contemporary agriculture is characterized by modern farming methods that use technology. आज की जो एग्रीकल्चर है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज है, मशीनरी का यूज है, नई फार्मिंग टेक्निक्स हैं। एक सिग्निफिकेंट टर्न आया हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में इंडिया में। मेनली इट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन जो 1960s 70s में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन में? हमारे यहाँ पर अनाज की कमी हो गई थी तो हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, राइट। तो ऐसी कोई टेक्निक डेवलप की गई जिससे कि हमारे देश में अनाज इतना उपज हो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कम ना पड़े। तो ग्रीन रिवोल्यूशन उसको कहा गया, जिसमें कि हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, लाए गए, जिससे बहुत ज्यादा यील्ड होती थी। इरिगेशन की सुविधाएं इंक्रीज की गई, जो सिंचाई के साधन है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये यूज किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, और मशीन्स वगैरह, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह लाए गए। ठीक है, द रिवोल्यूशन, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, इट लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इससे जो फसल की उपज शक्ति है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, खासकर गेहूं और चावल की फसल में। एंड इंडिया अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, और फिर भारत में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, मतलब हमें कहीं से भी अनाज लेने की जरूरत तब नहीं पड़ती थी। जैसे मॉडर्न फार्म स्टार्टेड यूजिंग ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड अदर मशीनरी टू मेक वर्क फास्टर एंड इजियर। काम जल्दी हो जाए खेतों में, क्योंकि खेतों में काम बहुत होता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, हार्वेस्टर आ गए, तो इन मशीनों का यूज किया जाने लगा। सिंस देन, तब से एग्रीकल्चर हैज इमर्ज्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तभी से ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से ही हमारा देश जो है, एक तरीके से हम कहें तो एग्रीकल्चर हमारे देश की, इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन है, रीढ़ की एक मजबूत स्तंभ हम कह सकते हैं। ओके, देन यहाँ इमेज देख सकते हो MS स्वामीनाथन का। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे इस पूरे प्रोसेस में। नाउ, over the last few decades, the limits of approach and methods of green revolution have become visible. The long-term impoverishment of soil, depletion of groundwater, contamination of soil and water by pesticides and fertilizers damage the human and animals' health, including multiplication of cancer cases in rural areas, as many scientific studies have established, among others. तो अब green revolution हुआ तो खाद लाए, फर्टिलाइजर्स लाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर बोरिंग वगैरह करा दी गई, जिससे पानी बहुत ज्यादा यूज करने लगे किसान। तब तो बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें ठीक हो गई। आप यहाँ देख सकते हो 1951 में ये ग्राफ दिखा रहा है कि गेहूं की प्रोडक्शन कितनी थी, और एकदम से 1968 में कितनी प्रोडक्शन हो गई है ना, कितनी ज्यादा बढ़ गई, डबल से भी ज्यादा, राइट। सो इससे उस वक्त तो ठीक था कि प्रोडक्शन हुआ, एक स्टैम्प पे आपको दिखाया गया है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो हमें अब देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स की वजह से, जो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स जो यूज हुए वो एनिमल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं या ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। कैंसर के केसेस रूरल एरियाज में बहुत सारे बढ़ गए हैं। ग्राउंड वाटर, पानी निकालना, जो बोरिंग वगैरह बहुत सुविधाएं दी गई, उससे डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर का पानी है उसका लेवल कम होता चला जा रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए हैं तो वो खराब होती चली जा रही है। मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट the world over question the sustainability of this type of agriculture. इस टाइप के एग्रीकल्चर कितने समय तक सरवाइव कर पाएगा, ये क्वेश्चनेबल चीज है कि हम इसको कितने समय तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बहुत से नुकसान भी हमें झेलने को मिलते हैं, राइट। नाउ तब इससे क्या, किस तरफ बढ़ते हैं? सस्टेनेबल पाथवे, मतलब ऐसा कुछ अपनाओ जिससे कि हमें नुकसान भी ना हो, जैसे कि उपज अच्छी हो रही है तो अच्छी होती भी रहे, लेकिन इससे सस्टेनेबल तरीका हो, मतलब नुकसान आगे चलकर ज्यादा ना हो, लोग आगे आने वाले इस चीज को फेस ना करें। आज ये हालत है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति ऐसी है, तो आगे चलकर और कितनी खराब होगी। तो हमें ऐसे टेक्निक्स डेवलप करने हैं जिससे कि नुकसान कम हो आगे चलकर, राइट। सो इन रिसेंट ईयर्स
there has been growing interest in combing the productivity of modern method with the wisdom of traditional practices to create sustainable agriculture. तो आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाने का या करने का एक प्रैक्टिस शुरू हुआ है, जिसमें जो प्राचीन तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल वे हैं, उनमें जो अच्छाइयां हैं वो लेनी है और मॉडर्न मेथड्स में जो अच्छी चीजें हैं वो लेनी है और उनको मिलाकर एक नया अप्रोच क्रिएट करना है. सो दिस अप्रोच इज इंस्पायर्ड बाय IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड फोकस ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो ये जो अप्रोच है कि हम पुरानी चीजें भी लेंगे, नई चीजें भी लेंगे और उससे हम कृषि करेंगे, तो उसे IKS ने डेवलप किया है, उससे इंस्पिरेशन मिला है. IKS से हमें इंस्पिरेशन मिला है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम. और ये इस डेवलप करना, इसका क्या मेन एम है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर हो, लॉन्ग लास्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो, मतलब लंबे समय तक चलने वाली, नुकसान ना हो. वन एग्जाम्पल यहाँ दिया है. वन एग्जाम्पल इज द रिसर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर से शुरू करो, जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज ना करते हुए जो काउ डंग वगैरह हमने देखा था वो यूज करना. इसकी जगह क्या यूज करना? इंस्टेड इट रिलाइज ऑन नेचुरल फर्टिलाइजर, जो प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज करना, जैसे कि कंपोस्ट, सीड केक. सीड केक क्या होता है? रेसिड्यू आफ्टर ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स. जैसे मान लो सरसों है, सरसों के हमने तेल निकाल लिया, उसके बाद जो बच जाता है उसका हम फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, या फिर काउ डंग वगैरह जो मैन्योर है उसको हम यूज कर लेते हैं. तो नेचुरल प्रैक्टिसेस जो है, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ये एक तरीका है सस्टेनेबल पाथवे का. ओके, अनदर एग्जांपल इज द यूज ऑफ नीम बेस्ड पेस्टिसाइड. नीम का जो पौधा होता है उससे पेस्टिसाइड बनाना ताकि पौधों में कीड़े वगैरह ना लगे. तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करना. तो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड क्या है? ये नेचुरल है एंड मच लेस हार्मफुल है टू द एनवायरमेंट देन केमिकल वन. ओके, नाउ इसी में व्हेन कंपेयरिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड अ ट्रेड ऑफ इज एविडेंट. मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो यूज हुई, वो बहुत प्रोडक्शन देती है, हाईली प्रोडक्टिव है और कैन प्रोड्यूस अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फूड क्विकली. इसमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी हमें मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है. हाउएवर वी सॉ अबव, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन विदाउट लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट. लेकिन प्रोडक्शन तो अच्छा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं. द यूज ऑफ केमिकल, जो केमिकल यूज हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ, वो वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करता है. अब खेतों में जो पानी हम डाल रहे हैं, उसमें खाद हमने डाली, केमिकल फर्टिलाइजर डाले, तो वो सारे बहकर जा रहे हैं. तो जैसे अब ये खेत है, अब इसमें पानी डाला तो पानी नीचे भी सीपेगा, धरती के अंदर भी जाएगा. अब धरती के अंदर ऑलरेडी ग्राउंड वाटर है, अब ये केमिकल वाला पानी धरती के नीचे जाएगा, तो ये ग्राउंड वाटर भी कैसा हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा. तो दे गेट डिसॉल्व एंड एंटर वाटर एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बाय हार्मिंग इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स लाइक बीज व्हिच आर सो नेसेसरी फॉर पॉलिनेशन. फिर इस पे जो कीट, जैसे बीज, मधुमक्खी वगैरह आकर जो बैठ रही हैं, उनको भी नुकसान होता है, जो कि बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए, बीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए, राइट. अब इसमें अगर बीज जो है वो केमिकल युक्त पौधों पर बैठ रही है, तो क्या होगा? उनको नुकसान पहुंचेगा. उनके इंसेक्ट्स वगैरह जो काम के हैं वो भी नुकसान हो रहे हैं हमें, राइट. सो ट्रेडिशनल मेथड जो है ऑन द अदर हैंड आर ऑफन मोर रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल वे. दे वर्क इन हार्मनी विद नेचर. जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एकजुट होकर काम करने का एक तरीका है. हाउएवर दे वे yield lower result, लेकिन इसमें उपज बहुत कम होती है. So the challenge today is find a balance between the two. तो आज के समय का मेन चैलेंज क्या है कि इन दोनों टेक्निक्स के बीच में एक सामंजस्य बिठाना, एक बैलेंस बिठाना. यूजिंग मॉडर्न इनोवेशन टू मीट आवर फूड नीड्स व्हाइल आल्सो अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ आवर एंसेस्टर. हमें आज की जो इनोवेशन है उनका तो यूज करना ही है, लेकिन जो पुराने टेक्निक्स जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी यूज करना है. ओके, ताकि एक सस्टेनेबल वे में हम खेती कर सकें. नाउ डोंट मिस आउट, फैक्ट दिया है, सिक्किम जो है स्टेट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है. यहाँ सारे किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी है. इट अडॉप्टेड एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय बैनिंग इन 2014 केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड फोकसिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. यहाँ के किसानों ने नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस किया है. 2014 से यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक वगैरह जो है बिकना बंद हो गए हैं. वी विजिटेड सिक्किम इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. हमने सिक्किम के बारे में पिछले टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी है. नाउ डोंट मिस आउट, एक और फैक्ट है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है 3 ग्लोबली सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया. 3 ऐसे जो पूरे विश्व के तौर पे हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट एक धरोहर है एग्रीकल्चर के उस फील्ड में. जैसे फार्मिंग ऑफ सैफरन, जो केसर की खेती होती है कश्मीर में. द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ ओडिशा का जो ट्रेडिशनल इकोसिस्टम एग्रीकल्चरल सिस्टम है, दैट इंटीग्रेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी पार्ट है, मतलब फॉरेस्ट को भी संरक्षण देना. एंड बिलो सी लेवल
एग्रीकल्चर मेथड इन केरला विच इंक्लूड्स क्रॉप प्लांटेशन एंड फिशिंग। इसमें क्रॉप को प्लांट करने के साथ साथ फिशिंग भी की जाती है, राइट। सो ये जो 3 टेक्निक्स हैं, इसको फाओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माना है कि ये हेरिटेज है इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम का। ओके, यहाँ पे इमेज दी गई है, देख सकते हैं। पहला ये वाला जो इमेज है, अ फील्ड ऑफ क्रोकस फ्लावर्स दैट यील्ड सैफरन कश्मीर, ये कश्मीर के जहां जिस इन प्लांट से हमें केसर मिलता है। दूसरा है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट एंड लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम इन ओडिशा। इस तरीके से देखो, जंगल है और उसके बीच में खेती की जा रही है, जंगलों को काटा नहीं जा रहा है, तो जंगल और खेती साथ साथ चल रही है। और तीसरा है इंटीग्रेटेड पैडी फार्मिंग इन सलाइन वाटर फिशिंग एंड रियरिंग लाइव स्टॉक केरला। केरला में आप देखो, वहीं पर खेती हो रही है, वहीं पर मछलियों का पालन भी हो रहा है, सारी चीजें साथ में की जा रही है। तो ये भी नेचर को हार्मनी में रखकर खेती की प्रैक्टिसेस की जा रही है, राइट। नाउ डोंट मिस आउट, एक और फैक्ट है, इफ यू थॉट दैट सॉइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, थिंक अगेन। हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बोला भी जब मिट्टी वाला सेक्शन आया था कि मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना खेती नहीं हो सकती। लेकिन हाइड्रोफोनिक जो प्लांट्स होते हैं, ये हाइड्रोफोनिक लेकिन हाइड्रोफोनिक एक टेक्निक है। इट इज अ मेथड by which plants are grown in nutrients rich water solution। अब ऐसा पानी लिया गया जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसमें किसी मिट्टी की जरूरत नहीं है। ये मिनरल्स जो है डायरेक्टली रूट्स को मिलते हैं, प्लांट्स के रूट्स को, एंड इट इज यूज्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, मेकिंग इट एन ऑप्शन फॉर अर्बन फार्मिंग एंड एरियाज विद पुअर सॉइल क्वालिटी। तो एक तरीके का एक ऑप्शन की तरह काम करते हैं अर्बन फार्मिंग में, जहां पे सॉइल क्वालिटी कम है या अर्बन एरिया में जगह कम है, जहां पर मिट्टी की व्यवस्था उतनी नहीं है, तो हाइड्रोफोनिक प्लांट्स लगा सकते हैं जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। इसमें जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो अभी हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, मतलब हमारी मिट्टी को भी नुकसान ना हो लेकिन हमारी उपज भी अच्छी हो। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है। सो इन मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट has a support system to help farmers access seed, fertilizers and pesticides, information on weather forecast, research and training on new farming practices and so on। So सरकार जो है हर स्टेट में लगभग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, जैसे बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, मौसम की फोरकास्ट करना कि कब बारिश हो सकती है, बारिश डिले होगी, कैसा मौसम रहने वाला है, नई जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ रहे हैं वो बताकर किसानों को। सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन एट लोअर प्राइस टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। अब किसान जो बोरिंग चला रहे हैं उसमें बिजली भी तो लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसके जो बिल आता है वो माफ कर देना या कम लेना, लोअर प्राइसेस पे लेना, ताकि इनपुट कॉस्ट किसानों को कम खर्च लगे। फार्मर्स कैन एक्सेस फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू स्कीम्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वो अपनी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी भी है कि अगर फसल खराब हो जाए तो किसानों को जो इंश्योरेंस है उससे पैसा भी मिल जाए ताकि नुकसान ना हो। फाइनली गवर्नमेंट परचेजेस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स फॉर फार्मर्स टू इंश्योर दैट दे हैव नो डिफिकल्टी मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेट फेयर प्राइस। मान लो किसानों ने प्याज की खेती की, आप कभी कभी न्यूज में सुनते होंगे किसान बहुत गुस्सा हो गए हैं, रोड पे प्याज को फेंक रहे हैं। ऐसा कब होता है, जैसे प्याज की फसल अच्छी हो गई मान लो, तो अब 2 रुपए 3 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं, है ना, और किसान को लगाने में ही 5 रुपए पर केजी का खर्चा आया है मान लो, तो किसान को तो लॉस हो रहा है। लेकिन फसल बहुत अच्छी उग गई है तो अब मार्केट में उसका रेट बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है। तो इसमें किसान का क्या नुकसान है, या तो फसल खराब होनी चाहिए, राइट, नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, गवर्नमेंट जो है कह देती है किसानों को ठीक है कितना भी अच्छा प्रोडक्शन हो और कितना भी कम मार्केट में प्राइस हो, हम आपसे इतना जो प्रोड्यूस है कुछ एक लिमिट डिसाइड कर देंगे, इस फिक्स प्राइस पे खरीदेंगे। मान लो 5 रुपए या 10 रुपए पे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पोर्शन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना एक फिक्स रेट पे खरीदा जाएगा, जिसे गवर्नमेंट एमएसपी कहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके बारे में आगे हो सकता है दिया हो, नहीं दिया है तो मैं आपको बता रही हूँ। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स को नुकसान ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जैसे जो ऐसे उपज है जो खराब हो सकते हैं तो उसको स्टोर करके ज्यादा समय तक चलाने के लिए। बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड मार्केट्स थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एनेबल फार्मिंग टू गेट बेटर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस। सो ये हमने अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स वाले पार्ट में भी पढ़ा हुआ है, जो 12th वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा है। तो ये सब टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह फार्मर्स तक एक्सेस करा के भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब
क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पूरे प्रोसेस में। सो इंडियन फार्मर्स फेस सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वन ऑफ देम हैज बीन डिक्रीजिंग साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एज लैंड गेट डिवाइडेड अमंग फैमिली मेंबर्स ओवर जनरेशन। द एवरेज होल्डिंग लैंड होल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ अ हेक्टेयर। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एन एवरेज फुटबॉल फील्ड। देखो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लैंड होल्डिंग की। जैसे एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा बहुत समय पहले मेरी फैमिली में था, मेरे दादा के दादा के दादा के पास। अब दादा के मान लो उनके 2 बच्चे हुए तो जमीन के 2 टुकड़े हो गए। अब उन दोनों के भी 2-2 बच्चे हुए तो इसके भी 2-2 टुकड़े हो जाएंगे। अब उन दोनों के भी मान लो 2-2 हुए, पहले तो 2-2 से भी ज्यादा बच्चे होते थे, अभी भी होते हैं, राइट, तो और ज्यादा टुकड़े हो गए। अब उनके भी 2-2 हुए तो फिर ये और बढ़ गए, है ना। तो ऐसे करते करते आज के समय में लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि ओवर जनरेशन ये फैमिली मेंबर्स में डिवाइड होती जा रही है। तो 3/4 रह गई है 1 हेक्टेयर की, जो लगभग एक फुटबॉल का जो फील्ड होता है उतना रह गया है। फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आर नॉट एबल टू अर्न मच इनकम। जो जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है वो कैसे ज्यादा कमा सकते हैं खेतों से। सो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू यूज ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स ऑन देयर फार्म। इतनी छोटी जमीन है कि इस पे ट्रैक्टर्स भी नहीं चला सकते। द मशीन्स आर डिजाइन्ड फॉर लार्ज फार्म्स, आर एक्सपेंसिव टू बाय और रेंट, ऑल्दो ऑफ लेट machines have been designed and invented for small farms too। अभी मशीनें डेवलप हो रही जो छोटे खेतों में भी हम चला सके, लेकिन ये तो और बढ़ते चली जाएगी जमीन, फिर क्या करेंगे। तो एक लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इंडिया में। देन Traditionally, families in farming have different sources of income beyond crops they grow। देखो खेती के अलावा भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं फैमिलीज के पास। जैसे वो लोग गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, पोल्ट्री प्रैक्टिसेस, एपी कल्चर और फिशिंग एंड सो ऑन। मछली पालन हो गया, मुर्गी पाल रहे हैं या मधुमक्खी, ये सब प्रैक्टिसेस भी साथ के साथ चलती रहती हैं, जिससे कि अलग से भी इनकम होता है। वेयर पॉसिबल दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जहां पर जंगल है वहां के लोग जंगलों से भी प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। Many grow trees on the bund for fruits and timbers। अभी हमने देखा था खेतों की जो बाउंड्री है वहां पर केले की फसल लगा ली, कुछ ऐसी चीजें लगा ली जिसे बेच सकते हैं मार्केट में। Diversity build resilience। However, today this is proving to be inadequate to provide a decent quality of life to farmers। लेकिन आज के समय में इतना ज्यादा sufficient नहीं रह गया है। So farmers also face one of the biggest challenge of our time, climate change। अब एक ये तो दूसरा हो गया, तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज का इशू फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें वेदर, मौसम कैसा रहेगा वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रेन्स जो है, बारिश जो है अनटाइमली हो गई है, टाइम से नहीं हो रही है। फिर एक्सट्रीम होने लग गई है, कभी तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ ही आ जाती है, हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से फार्मर्स को हाई रिस्क होता है क्रॉप के को डिस्ट्रक्ट होने का, कि फसल जो है खराब हो जाती है, लीडिंग एट टाइम्स टू हैवी लॉसेस, जिसके कारण बहुत लॉसेस होते हैं। दिस ट्रेंड इज लाइकली टू गेट वर्स एज आवर प्लैनेट गेट्स रैपिडली वार्मर। धीरे धीरे हमारी धरती और गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जिसके कारण ये कंडीशन और वर्स और खराब होती चली जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसे डील करना पड़ता है। नाउ think about it। With its rich alluvial soil for millennia, the Ganga basin has been source of food and water to millions of people, over 500 millions today। million years से गंगा का जो प्लेन है, गंगा प्लेन एरिया, वहां पे alluvial soil है, बहुत रिच है, इतने सारे लोगों का उस तब से पालन पोषण करती चली आ रही है ना, इतना उपज वहां पर होता है। आज भी 500 millions लोगों का वहां पर जो भी एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट करती है। Yet for some years, Ganga river has been under stress and is increasingly unable to replenish itself। Part of it are no longer navigable in summer as the water level is too low even for river ports। अब लेकिन गंगा नदी जो है आज के समय में इतना ज्यादा उस पर खतरा है कि कई जगह तो ऐसी हैं जहां गर्मी में भी पानी लेवल बहुत कम है। द कॉजेस आर मल्टीपल। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हिमालय जो है, जहां से गंगा बहकर आती है, तो ग्लेशियर टू मेल्ट एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। जो ग्लेशियर्स हैं, जिस मतलब जो बोलते हैं जो बर्फ जमी हुई है, वो बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना, गर्म होता जा रहा है एनवायरमेंट हमारा। मच वाटर इज डाइवर्टेड टू इरिगेशन। अब नदियों से पानी लेके कैनाल्स वगैरह बना के सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पंप आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो जमीन के नीचे का पानी है वो बहुत सारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के फील्ड में हम निकाल के यूज कर ले रहे हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ डैम्स इंटरफेयर विद रिवर्स नेचुरल फ्लो। नदी का जो एक बहाव है उस पर जगह जगह सरकार ने डैम्स बना दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। सो सोल्यूशन इसका
क्या है? तो अच्छा ये जो कारण है, इनके कारण जो गंगा जैसी नदी भी है उनका भी फ्लो सही नहीं रह रहा है या चेंजेस आ रहे हैं जो नेचुरल फ्लो था उसमें, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एग्जिस्ट, बट इफ दिस कंडीशन ऑफ गंगा परसिस्ट, एग्रीकल्चर इन इट्स बेसिन may become less and less sustainable, threatening the livelihoods of millions and India's food production. लेकिन सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन पे वर्क करना भी है, मगर अगर यही कंडीशन अगर चलती रही गंगा नदी के साथ, जो अभी हो रहा है, उसके पानी को डाइवर्ट करना, पोल्यूशन करना, पोल्यूट करना, राइट? तो इससे जो वहां के एग्रीकल्चर इतने समय से जो मिलियन लोगों की लाइवलीहुड बनी हुई है उस पे खतरा आ जाएगा, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा और इंडिया के फूड प्रोडक्शन पे भी खतरा आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो challenges हैं, such challenges and a few more have often led farmer to take loans in times of hardship. ये बीच में आ गया था पैराग्राफ जो अभी हमने गंगा नदी वाला पढ़ा। अभी जो हम ये challenges पढ़ रहे थे ना, ये जो हमने 3 पढ़े कि लैंड होल्डिंग कम हो गई है, क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ रहा है, और ये हमने पढ़ा कि क्रॉप डाइवर्सिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। तो ये जो challenges है, इसकी वजह से कभी कभी फसल नुकसान हो जाती है, बारिश टाइमली नहीं हुई तो पौधे जो है, जो खेती है वो खराब हो गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, ऑफन लेड फार्मर्स टू टेक लोन्स। जब प्रॉब्लम आती है, हार्डशिप आती है, तो वो लोन लेते हैं, ओनली टू फाइंड दैट पेइंग दोज लोन्स बैक वाज डिफिकल्ट एंड कैचिंग देम इन डेट ट्रैप। अब जो पहले लोन लिया है वो चुकाएं कि फिर आगे के खर्चे निकाले, इसकी वजह से किसान जो है डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब ऋण का एक जाल बन जाता है, वो कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। एज अ रिजल्ट मेनी फार्मर्स, एज मेनी एज 2300 एवरी डे अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स हैव बीन कंपेल्ड टू अबैंडन एग्रीकल्चर। इसीलिए लगभग 2300 किसान हर दिन ऐसा फैसला ले रहे हैं कि वो खेती जो एग्रीकल्चर है उसको छोड़ते चले जा रहे हैं और नए जो उनके लाइवलीहुड के लिए नए और सारे ऑप्शन तलाश रहे हैं। विद न्यू अप्रोचेस सच एज दोज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, देयर इज होप दैट एग्रीकल्चर विल इवेंचुअली फ्लरिश इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो हमने अभी देखा, सस्टेनेबल तरीके से मॉडर्न प्रैक्टिसेस अगर हम यूज करें और ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको भी हम, जैसे हमने सिक्किम का एग्जाम्पल देखा, वैसा अगर कुछ हो जाए तो जो खेती का एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में और ज्यादा फ्लरिश करेगा समय के साथ साथ। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स we are done with this chapter। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं जो बुक में दी हुई है। Indian agriculture blends traditional and modern methods involving crops, livestock and forestry। जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड मिलकर ये जो प्रैक्टिस है वो चलती है इंडिया में, ये डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। इसमें क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन वो तो आता ही है, साथ ही साथ पशुपालन, जंगलों से रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एग्रीकल्चर जो इंडिया में है इसमें डाइवर्स क्लाइमेट, मानसून वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। 3 क्रॉपिंग सीजन हमने पढ़े, खरीफ, रबी एंड जायद। 6 मेजर सॉइल टाइप्स हैं यहाँ पर जो हमने पढ़े थे, और सॉइल सीड्स आर पास डाउन ट्रेडिशनली और ब्रॉट एज हायर यील्ड वेराइटीज फ्रॉम कंपनीज। दीज समटाइम क्रिएट डिपेंडेंस ऑन कंपनीज फॉर सॉइल। देन सस्टेनेबल फार्मिंग कंबाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज एफिशिएंट इरिगेशन। देन फार्मर्स फेस challenges like small land holdings, climate change, non-affordability of modern equipments and market challenges. The government helps through access to information, research and training as well as different types of financial support। गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है, फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या क्या आता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है उनसे कंबाइन करना। फार्मर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, लैंड होल्डिंग उनकी छोटी हो रही है, क्लाइमेट चेंज, नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट क्योंकि खेत छोटे हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह उसमें चलने लायक नहीं है, राइट? सो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और देन गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है, तो सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर में पढ़े। वैसे डिटेल में समरी में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट बनाते हैं चैप्टर का, हमेशा करते चले आए हैं, उसमें हम समरी, नोट्स और एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज देख लेते हैं, बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, जैसे पहला है, व्हाई डू फार्मर्स इन केरला ग्रो राइस व्हाइल फार्मर्स इन पंजाब ग्रो मोस्टली व्हीट, व्हाट वुड हैपन इफ दे स्वैप्ड। केरला के लोग ज्यादा तो चावल की खेती करते, धान की, और पंजाब के लोग गेहूं की, ऐसा क्यों है? और दोनों अगर स्वैप कर दें, मतलब केरला के लोग गेहूं उगाने लगे और पंजाब के लोग धान, तो ऐसा क्यों, क्या होगा? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। केरला में हैवी रेनफॉल होता है, वहां पे वाटर कंडीशन अच्छी है जिस कारण राइस के लिए सूटेबल है। पंजाब ठंडी जगह है, विंटर को वहां पे कूलर विंटर्स होते हैं, लेस रेनफॉल होती है जो व्हीट के लिए आइडियल है ना, गेहूं के लिए। अगर वे स्वैप कर देंगे तो क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो वेल, वहां पर इतनी अच्छी फसल नहीं होगी ड्यू टू अनसूटेबल क्लाइमेट एंड वाटर कंडीशन। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, हमें मैच करना है। जैसे खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या है,
अलुवियल सॉइल कौन सी है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देन अल्पाइन सॉइल एंड जायद क्रॉप। जैसे टेरेस फार्मिंग का ये वाला आंसर हो जाएगा, मेथड ऑफ फार्मिंग ऑन हिल साइड। फिर जायद क्रॉप कौन से होते हैं जो समर में ग्रो किए जाते हैं। अल्पाइन कौन सी सॉइल होती है जो माउंटेन एरिया में मिलती है ना, थिन रफ एंड रॉकी सॉइल फाउंड इन माउंटेनियस रीजन। फिर राबी कौन सी है, क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर। क्रॉप्स ड्यूरिंग मानसून खरीफ क्रॉप होती है। देन कौन सा रह गया, यस अलुवियल, ये आ गया सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सर्टेन क्रॉप्स थ्राइव इन स्पेसिफिक रीजन। कुछ रीजन में ही कुछ क्रॉप्स क्यों पाए जाते हैं, वहां की सॉइल टाइप कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि कहीं पर क्रॉप कैसी होने वाली है। ओके, देन हाउ हैज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसने किसानों की कैसे मदद की है। सो मशीन्स जो है उसने लेबर का टाइम और लेबर जो लगते थे वो कम कर दिया है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन इंश्योर्स वाटर सप्लाई। हाई यील्डिंग सीड्स जो HYV सीड्स हमने देखे थे जिसमें उपज बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया है। स्टोरेज सिस्टम अच्छे हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो गया जिसकी वजह से लॉस कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, छोटा एक नोट लिखना है। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो प्रोटेक्ट करती है सॉइल को और वाटर रिसोर्सेज को। ये पोल्यूशन कम करती है, केमिकल से जो पोल्यूशन है उसको कम करती है। इट इंश्योर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस फार्मर फेस कर रहे हैं वो आपको बताना है। व्हाट माइट बी देयर इम्पैक्ट फॉर पीपल, लोगों पे क्या इसका असर हो सकता है। तो पहला हमने चैलेंज देखा था स्मॉल होल्डिंग का, क्लाइमेट चेंज का और रिड्यूस इनकम का। क्रॉप फेलियर इंक्रीज्ड फूड प्राइसेस, जिसकी वजह से जो फसल है अगर फेलियर हो जाएगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो फसल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फार्मर डिस्ट्रेस अफेक्ट फूड सप्लाई एंड लाइवलीहुड। तो नॉर्मल लोगों को भी प्रॉब्लम होगी ना, जब फसल अच्छी नहीं है तो हमें भी सही से मार्केट्स में नहीं मिलेंगे और महंगे दामों पे मिलेंगी जो चीजें अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव अ डिबेट इन योर क्लास ऑन द टॉपिक ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड आर बेटर देन मॉडर्न वंस। तो अपनी क्लास में आप डिबेट करिए कि ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड जो है वो आज से बेटर है। तो ट्रेडिशनल मेथड कंजर्व वाटर एंड सूट्स लोकल कंडीशन, जहां की जो कंडीशन है उसको सूट करते हैं और पानी को कंजर्व करते थे पहले के मेथड। आज के समय में मॉडर्न मेथड सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब बैलेंस यूज ऑफ बोथ इज बेस्ट, दोनों का यूज हमें बैलेंस तरीके से करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट essay describing that farming might be short where you might be like when you are 60 years old. You could also paint a picture to illustrate what you envision. So farming में use more machines, drones, smart irrigation. जब आप 60 साल के होंगे तो खेती कैसे होगी उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे आपको लिखना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, लिखना आपको खुद है। अगर आपको लगता है आप नहीं लिख सकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूंगी। मतलब जो हम इसकी समरी देखेंगे ना नेक्स्ट पार्ट में, वहां मैं आपको बता दूंगी। ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, है ना, ऐसी खेती हो रही होगी जो नुकसान कम पहुंचा रही होगी और सस्टेनेबल होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द इशू अफेक्टिंग द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन में क्या क्या इशू आ रहे हैं वो आपको डिस्कस करना है ग्रुप बना के। एक प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है जिसमें सोल्यूशन भी देना है और रीजन भी बताना है। शेयर एंड डिस्कस इन क्लास, आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। तो इश्यूज हो सकते हैं जैसे ओवर यूज ऑफ वाटर, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं जैसे वाटर कंजर्वेशन करना, पोल्यूशन कम करना और सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकिंग एट द क्रॉप्स लिस्टेड इन द सेक्शन इकोज फ्रॉम द पास्ट। ये हमने पढ़ा था इस वाले सेक्शन में जो क्रॉप्स के नाम दिए गए थे। विच वन डू यू फाइंड इन योर यूज इन योर होम, आपके घर में कौन कौन से यूजफुल है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। सो राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस आर स्टिल यूज, ये सारी अभी भी हम यूज करते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो पुराने क्रॉप्स हैं, एशियन क्रॉप्स, कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट डे इन लाइफ, आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, बुक की समरी देखी और क्वेश्चंस भी देख लिए चैप्टर के। ठीक है, अब हम एक छोटा सा पार्ट आएगा नेक्स्ट वाला, ये आप देख सकते हैं लास्ट पार्ट। इसमें हम समरी देख लेंगे चैप्टर की, नोट्स देख लेंगे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.